नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे स्वाइन फ्लू की। सूबे में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। मौतों के बढ़ते आंकड़े से आम आदमी दहशत में है। मामूली से मामूली बीमारी में भी लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए सूबे के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। स्वाइन फ्लू की पहचान और उससे बचाव का उपाय बताते पोस्टर्स किसी का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी हैं। सरकारी अस्पतालों में उमड़ने वाली मरीजों की भीड़ देखकर स्वाइन फ्लू की दहशत का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। दरअसल प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतें थमने का नाम नहीं ले रही। रात में कड़ाके की सर्दी और दिन में तेज धूप ने पाली जिले में स्वाइन फ्लू के खतरे को बढ़ा दिया है। पिछले 20 दिन में स्वाइन फ्लू के 17 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरीजों की मौत पर तटस्थ बना रहने वाला चिकित्सा विभाग भी अब अलर्ट हो चुका है। वहीं अजमेर जिले में भी स्वाइन फ्लू की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की सेहत बिगाड़ दी है। विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और घर घर टीम भेजकर सर्वे किया जा रहा है। 1 जनवरी को एक महिला रोगी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 2 और संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। स्वाइन फ्लू से शिक्षा नगरी कोटा के बाशिंदे भी दहशत में हैं। सर्दी बुखार के मरीजों में स्वाइन फ्लू की जांच करवाने की होड़ मची है। संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए सेंट्रल लैब में अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। वहीं MBS समेत अन्य अस्पतालों में भी अलग वार्ड स्थापित किया गया है। स्वाइन फ्लू के लिए तो बेसिकली यहाँ से जांच के लिए तो अपने पास प्रचुर मात्रा के अंदर टेस्ट किट अवेलेबल है। साथ में इसके लिए अलग से वार्ड है, वो भी चिन्हित किया हुआ है। अगर कोई मरीज आएगा तो उसकी जांच होगी, अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको दवाई भी दी जाएगी और साथ में उसका अलग से जो वार्ड है उसके अंदर उसको भर्ती करके उसका इलाज किया जाएगा। वहीं जैसलमेर के भणियाणा से भी स्वाइन फ्लू से 45 वर्षीय एक शख्स की मौत की खबर आई है। सरकार अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है, पर स्वाइन फ्लू को पटकनी देने में सबसे अहम भूमिका मरीज और उसके परिजनों को निभानी है। इसलिए तेज बुखार, खांसी, गले में खराश और सिर दर्द को हल्के में ना लें और केमिस्ट से दवा खरीदकर अपनी जान जोखिम में तो कतई न डालें। तो स्वाइन फ्लू बेहद ही खतरनाक है और इसकी अनदेखी जानलेवा साबित हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं इसके लक्षण क्या हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू एक जानलेवा बीमारी है। इसके लक्षणों में सर्दी, जुकाम, सूखी खांसी, थकान, सिर दर्द, आंखों से पानी और सांस फूलना है, जबकि ज्यादा संक्रमण में बुखार तेज हो जाता है। ऐसे में क्या सावधानी बरती जाए, अब वो जान लीजिए। खांसते और छींकते समय टिश्यू का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं बाहर से आकर हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। स्वाइन फ्लू वाले मरीजों को हमेशा मास्क पहनना चाहिए और घर में ही रहना चाहिए, जबकि दूसरे लोगों को स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों के क्लोज कांटेक्ट से बचना चाहिए। तो हमारी आपको राय है कि स्वाइन फ्लू से डरने की बजाय प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को फॉलो करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है और इसको लेकर अब स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट है। तो साथ ही आम जनता में भी इस बीमारी को लेकर दहशत है। क्या कुछ हालात हैं प्रदेश के कुछ शहरों का, हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपुर से सचिन शर्मा हमारे साथ है, जोधपुर से ललित होंगे, अजमेर से अभिजीत होंगे और पाली से श्याम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं रुख करूंगी सचिन जी आपका। जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर संभाग के किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है स्वास्थ्य महकमे द्वारा, क्योंकि इससे कुछ वक्त पहले ही खुद सीएम ने संज्ञान लेते हुए यहां हाई पावर कमेटी की बैठक भी बुलाई थी। देखिए अनीता, मैं आपको बताऊं, जो स्वाइन फ्लू का जो कहर है वो लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात ये कि आज साल का अगर हम बात करें, नए साल का दूसरा दिन है और दूसरे दिन 32 नए पॉजिटिव केस पूरे प्रदेश में मिले हैं। और यदि हम केस की अगर संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा केस जो हैं वो जोधपुर में मिले हैं, 11 केस आज यहाँ नए पॉजिटिव मिले हैं।
दूसरे नंबर पर जयपुर है, जहां 7 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। इसके अलावा पाली में 4 केस आए हैं पॉजिटिव, और उदयपुर और अजमेर जिले में जो है वो 3 केस जो हैं इन दोनों जिलों में मिले हैं। इसके अलावा दौसा और अलवर जो है वहाँ 1-1 केस मिला है। तो ऐसे में कुल 32 नए केस आज दूसरे दिन, साल के दूसरे दिन मिले हैं। कल पहले दिन 12 केसेस मिले थे। तो ऐसे अगर बात करें इस साल में 2 दिन में ही 44 यानी 44 जो है नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। वहीं जोधपुर में एक स्वाइन फ्लू मरीज की मौत दर्ज की गई है। सरकारी अगर रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में इस समय स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। अगर 2018 की बात करें तो पिछले एक साल में 221 मौतें जो हैं स्वाइन फ्लू से दर्ज हुई थीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 2500 पॉजिटिव केसेस जो हैं पिछले साल मिले थे। तो ऐसे में जब नई सरकार आ गई है तो अब जो भी नए पॉजिटिव केसेस आएंगे वो इस सरकार के खाते में जुड़ने वाले हैं। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो स्वाइन फ्लू बीमारी है उसको काफी गंभीरता से लिया, और यही वजह रही कि उन्होंने एक हाई पावर कमेटी की बैठक तत्काल सीएमओ में बुलाई, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो एसीएस हैं डॉक्टर रोहित सिंह, इसके अलावा जो अन्य जो मंत्री हैं जिसमें चिकित्सा मंत्री खुद डॉक्टर रघु शर्मा और चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग सहित अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वाइन फ्लू रोग को हल्के में ना लिया जाए। प्रदेश में जहां भी दवाओं की कमी है तत्काल वहां दवाएं उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि इसमें ऑसाल्टामिविर जो साल्ट के नाम की जो दवा है वो इसमें काम में ली जाती है। तो आरएमसीएल के जो अधिकारी हैं उनको स्पेशली कहा गया है कि दवा की जहां भी कमी हो तत्काल वहां दवाइयां उपलब्ध कराई जाए। जो सुरक्षा के बतौर जो मास्क काम में लिए जाते हैं इसमें वो मास्क भी जो है इसमें उपलब्ध कराए जाएं, कहीं मास्क की कोई कमी ना होनी चाहिए। साथ ही लोगों में आईसी किया जाए, यानी जहां पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं, जिस भी घर में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव केस मिलता है वहां पर उसके 50 जो घर हैं उसके आसपास के क्षेत्र में वहां पर भी डोर टू डोर सर्वे करें, मॉनिटरिंग जो है हो विभाग की ओर से, और उसमें एक एक घर पर जाकर ये पूछा जाए कि क्या उन्हें इन्फ्लुएंजा लाइक जो है इन्फेक्शन है, यानी उन्हें कोई खांसी, सर्दी, जुकाम, गले में खराश जो कि इसके लक्षण होते हैं। तो अगर वो प्रारंभिक स्तर पे भी कहीं दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे मरीजों की सर्विलेंस किया जाए और उन्हें रिकॉर्ड पर लेते हुए लगातार उन पे निगरानी रखी जाए, ताकि यह बीमारी जो है जी सचिन जी इसमें जरा सी भी लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान आपको पहुंचा सकती है। तो इस बीमारी को लेकर अगर हल्की खांसी जुकाम आपको है तो उसमें जरा सा भी कोताही ना बरतें और जल्द अपने डॉक्टर के पास आप पहुंचे। रुख हम करते हैं जोधपुर का। जोधपुर से हमारे सहयोगी ललित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी, अगर बात जोधपुर जिले की जाए तो हालत बेहद चिंताजनक है, और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसने चिंताएं लोगों की भी बढ़ा दी है और डॉक्टर्स की भी। लेकिन तक खाली जोधपुर जिले की बात नहीं है, पूरे जोधपुर संभाग में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि ये पहला फेज नहीं, जब आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे पहला फेज आया था तो सबसे ज्यादा त्रासदी और जोधपुर नहीं भुगती थी। उस समय 179 लोग की मौत हुई थी पहले फेज में। लेकिन जिस तरह से अब एकदम अचानक आंकड़े बढ़े हैं, जैसे जैसे पारा 5 डिग्री पाया है, लगातार 6, 7, 9, 10, 11, 17 मरीज तक हाईएस्ट जो है यहाँ पे लगातार पर डे के पॉजिटिव आ रहे हैं। ये अपने आप में चिंता के आंकड़े हैं। हालांकि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये अब कोई आम बीमारी है, डॉक्टर के अनुसार जैसा कहा जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। पहले फेज के बाद राज्य सरकार ने और सब तमाम एजेंसियों ने, समाजसेवियों ने, संस्थाओं ने जागरूकता अभियान चलाया था। लोगों को कहा था कि जैसे ही खांसी जुकाम हो तुरंत अस्पताल पहुंचे। हो ये रहा है कि लोग थर्ड फेज में अस्पताल आते हैं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। यही कारण है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। जरूरत है जागरूकता अभियान की जोधपुर पूरे संभाग में, और यही कारण है कि लगातार ये अभियान चलाना पड़ेगा। जी, और ललित जी, इसके अलावा सीएम का क्षेत्र है ये, हालांकि सीएम पूरे प्रदेश को लेकर भी चिंताजनक है, लेकिन यहाँ पर भी जो बड़े अधिकारी हैं चिकित्सा महकमे के, उन्होंने बैठकें बुलाई थी, लेकिन बैठकों का क्या नतीजा निकला? क्या अभी भी जागरूकता की कमी आपको नजर आती? क्योंकि आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर शायद लोगों को इसकी जानकारी का अभाव जरूर देखने को मिलता है लोगों में।
देखिए, निश्चित तौर पर खास तौर पर ग्रामीण इलाके टारगेट हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से जिस तरह से पेशेंट आ रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का बहुत अभाव होता है। वो खांसी बुखार में घर पे ही दवाई ले लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और वो जब अस्पताल पहुंचते हैं तो बहुत देर हो जाती है। लेकिन अब चूंकि पिछले जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पे हाईकमांड कमेटी की बैठक जयपुर बुलाई थी, उसके बाद एक टीम जोधपुर भेजी है। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में लगातार 2 घंटे बैठक चली है, करीब 10 तरह के स्टेप उठाए हैं। लेकिन वो स्टेप अगर पहले उठा ली जाते हैं तो शायद इन आंकड़ों में कमी लाई जा सकती थी। हालांकि अभी भी कल अचानक निरीक्षण शुरू हुए हैं, एक एएनएम को एपीओ किया गया है, कार्रवाइयां शुरू हुई है, लेकिन ये कार्रवाइयां पहले हो जाती, ये एक्शन पहले हो जाते तो शायद ये आंकड़ा इतना नहीं बढ़ता, इस पर रोकथाम हो सकती थी। जी ललित, यहाँ पर जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी नजर आती है, और खासकर जो मार झेल रहे हैं वो है शायद ग्रामीण इलाके, जहां पर इस बीमारी को लेकर जो ग्रामीण है वो इतने जागरूक नजर नहीं आ रहे। रुख पाली का करेंगे। श्याम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, पाली के हालात भी बेहद गंभीर है, यहां से भी कई पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। क्या कुछ चिकित्सा महकमे द्वारा वहां किया जा रहा है, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? पाली के हालात स्वाइन फ्लू को लेकर बहुत गंभीर है। पिछले 15 दिन की बात की जाए तो उसमें 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 17 लोग पॉजिटिव स्वाइन फ्लू से पॉजिटिव पीड़ित सामने आए हैं। और आज की सबसे बड़ी बात है कि आज 5 मरीज सामने आए हैं, जिसमें एक महिला नर्सिंग कर्मी थी जो सर्वे का कार्य कर रही थी, वो भी स्वाइन फ्लू की पॉजिटिव आ गई। उसको लेकर चिकित्सा विभाग ने गहनता से लिया और सीएमएचओ खुद सर्वे के मामले में निकले और जिन क्षेत्रों में स्वाइन फ्लू को लेकर पॉजिटिव पेशेंट आए हैं उन क्षेत्रों का सर्वे किया जा रहा है, उनको टेमीफ्लो की टेबलेट बांटी जा रही है, साथ ही उन लोगों को जागरूक रहने की बात भी की जा रही है। उनको बताया भी ये जा रहा है कि ये आम बुखार की तरह है और उनमें एक ही स्वाइन फ्लू का पहचान ये है कि गले के दर्द के बाद ये आती है। तो उसको लेकर भी चिकित्सा विभाग पूरे क्षेत्र में सर्वे, पूरे जिले में सर्वे भी करा रही है। आंगनबाड़ी, एएनएम, आशा सहयोगिनी सबको अलर्ट कर दिया गया कि जिस क्षेत्र में भी ऐसे मरीज सामने आते हैं जिनको गला दर्द, खांसी, बुखार और इस तरह का हो, उनको तुरंत अस्पताल में दिखाए। इस तरह को लेकर सीएमएचओ सुरेंद्र सिंह शेखावत आज खुद इसमें निकले थे सर्वे में और उन्होंने सब जगह अलर्ट भी किया है। जी श्याम, यहाँ पर जरूर अब चिकित्सा महकमा जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और पूरे प्रदेश भर में बैठकें भी बुलाई जा रही हैं और साथ ही लोगों को जागरूक करने की बात भी कही जा रही है। रुख अजमेर का करते हैं। अजमेर में किस तरह के हालात हैं? अभिजीत दवे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, अगर बात की जाए अजमेर संभाग की, अजमेर जिले की, तो यहाँ पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह से चिकित्सा महकमा अलर्ट पर है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए अनिता, बिल्कुल सीएमएचओ के सोनी ने आज ही अजमेर में अलर्ट जारी कर दिया है। खासतौर से स्वाइन फ्लू जिस तरह से लगातार पैर पसार रहा है और साल की शुरुआत से ही जो स्वाइन फ्लू पॉजिटिव्स की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। पिछले 2 दिनों में यह आंकड़ा करीब आधा दर्जन के करीब पहुंच गया है और खासतौर से ये संवेदनशील इसलिए भी लिहाज से भी हो जाता है कि प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का ये गृह जिला है और कल ही उनके निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी से एक स्वाइन फ्लू पॉजिटिव महिला जो है वो अजमेर रेफर की गई है। आइसोलेशन वार्ड में उनका उपचार जारी है। तो चिकित्सा विभाग की ओर से पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और जगह जगह जहां से भी सस्पेक्टेड सामने निकल कर आ रहे हैं तमाम जगह जो है डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है और जो एहतियातन जिस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उन तमाम मेजर्स को अडॉप्ट किया जा रहा है, चाहे वो उनके आइडेंटिफिकेशन का हो या उनके प्रिकॉशनरी टैबलेट्स देने का हो। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से चिकित्सा विभाग जो है पूरे जिले में इस बात को ताकीद करने में लगा हुआ है कि ये जो स्वाइन फ्लू का वायरस है ये किसी तरह से और ज्यादा न फैल सके और जो आइडेंटिफाइड पेशेंट्स अब तक हो चुके हैं उनका बेहतर तरीके से यहाँ पर इलाज हो। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो है जागरूकता की, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा नेग्लिजेंस, सबसे ज्यादा इग्नोरेंस जो है वो सामने नजर में आती है और जो केसेस स्वाइन फ्लू के निकल के आ रहे हैं वो ज्यादातर रूरल बेल्ट से निकल के आ रहे हैं। तो फोकस जो है वो चिकित्सा महकमे का सबसे ज्यादा वहीं पर किया हुआ है। हालांकि शहरी क्षेत्र में भी जो टीमें हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की वो लगातार घूम रही हैं, लेकिन जो प्राइम फोकस जो है वो ग्रामीण बेल्टों पर है और वहां से जहां से अधिकतर केसेस जो निकल कर सामने आ रहे हैं उन पूरे एरियाज को स्क्राइब करके वहां पर डोर टू डोर सर्वे और प्रिकॉशनरी टैबलेट्स जो है वो यहाँ पर वितरित की जा रही है और साथ ही साथ एक एडवाइजरी भी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से इशू की गई है जिसमें तमाम जो इस बीमारी के लक्षण है उनसे किस तरह से निपटा जा सके और तत्काल प्रभाव से डॉक्टर की सहायता ली जा सके, उस तमाम चीजों को पैम्पलेट्स के जरिए भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ जो बाधा निकल के सामने आ रही है, देखिए संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर में है और जो जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं यहाँ पर जो डॉक्टर्स तैनात हैं
अब अधिकतर जगह जो है पीजी और प्री पीजी के एग्जाम चल रहे हैं जो करीब 6 जनवरी तक चलेंगे। ऐसे सूरत हाल में जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंपाउंडरों के भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि अधिकतर डॉक्टर्स जो है वो अपनी पीजी और प्री पीजी की परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए। तो ये एक बिंदु जो है वो सरकार के लिए सोचनीय विषय होगा कि किस तरह से वहां पर इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि जो ग्रामीण बेल्ट में जो भी ऐसे सस्पेक्टेड केसेस हैं वो अपनी जो प्राथमिक उपचार है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पर्याप्त रूप से और समुचित व्यवस्थित रूप से ले सके। इस बात को सुनिश्चित करने की सख्त जरूरत है। अनीता जी बहुत अभिजीत जी, इसकी ज्यादा जरूरत यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स की कमी है या किसी भी तरह का कोई लूप होल है तो इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा उन मरीजों को जो अगर वक्त पर भी नहीं पहुंच पा रहे। उनको अगर वक्त पर इलाज मुहैया हो जाए तो शायद यहाँ पर जो ये बढ़ता हुआ आंकड़ा है इसे रोका जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जो हमारे साथ जुड़े, हमारे तमाम सहयोगी जो आपको बता रहे थे कि प्रदेश में किस तरह के हालात है स्वाइन फ्लू को लेकर। और हमारा भी आपसे यही आग्रह कि अगर आपको इस तरह के लक्षण नजर आते हैं तो जरा भी देरी ना करें और अपने डॉक्टर के पास जल्द पहुंचे। गहलोत सरकार पूरी तरह से एक्शन के मोड पर आ गई है। सरकार ने किसान कर्ज माफी और संविदा कर्मियों की समस्या दूर करने के लिए कमेटियों का गठन किया है। देखिए रिपोर्ट। सेमीफाइनल जीत चुकी कांग्रेस की नजर अब फाइनल पर है, जिसे लेकर नई नवेली सरकार एक्शन में आ चुकी है। गहलोत सरकार लोकसभा चुनाव से पहले चाहती है कि जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा करें और यही वजह है कि वादों को अमली जामा पहनाने के लिए सीएम गहलोत ने मंत्रियों और अफसरों की फौज को मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा 3 कमेटियां कैबिनेट के फैसले को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगी। आइए जानते हैं कर्ज माफी के लिए गठित कमेटी में कौन कौन मंत्री और अफसर शुमार हैं। कर्ज माफी के लिए गठित की गई ये कमेटी क्या क्या करेगी, अब वो समझिए। कर्ज माफी के लिए गाइडलाइन तय करना, सरकार को बताएगी कि पैसा कहां से आएगा। कर्ज माफी के लिए कौन किसान पात्र होंगे। किसान कर्ज माफी को लेकर बनाई गई कमेटी में कौन है ये तो आपको पता चल गया। अब आप ये जान लीजिए कि कैबिनेट फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए वो कौन सी 3 कमेटियां हैं और उनका काम कैसा होगा। ये कमेटी पिछली सरकार के आखिरी 6 महीनों के फैसलों की समीक्षा करेगी और इसके बाद ये कमेटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए भी कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी संविदा कर्मियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी और फिर उचित समाधान का रास्ता खोजने की कोशिश करेगी। सरकार ने राज्यपाल अभिभाषण को लेकर भी कमेटी बनाई है। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले लोगों में बदलाव और वादों को पूरा होने का संदेश देना चाहती है, जिससे उनकी आगे की राह आसान हो सके। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। और अब बात परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की। परिवहन विभाग का जिम्मा संभालने के बाद आज पहली बार परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रोडवेज मुख्यालय पहुंचे, जहां रोडवेज कर्मियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यालय में मंत्री ने पहले रोडवेज अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि अब रोडवेज को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि आगे से लोक परिवहन के नए परमिट जारी नहीं किए जाएं। रोडवेज ऑक्सीजन है राजस्थान की, और आप इस बात को जानते हैं कि रोडवेज को पटरी पर लाना, रोडवेज जबरदस्त घाटे में आई। पुरानी सरकार रोडवेज को चलाना ही नहीं चाहती थी, नीयत ठीक नहीं थी और कर्मचारियों में और सरकार में कभी भी सामंजस्य नहीं हुआ। उसका एक बड़ा कारण ये था कि रोडवेज को चलाने की सरकार की मंशा नहीं थी।
देश में सरकारी दस्तावेजों से जल्द ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के फोटोयुक्त लोगो हटा दिए जाएंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग ने सरकारी दस्तावेजों और लेटर पैड से पंडित जी का फोटो हटाने का आदेश जारी कर दिया है। गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक में इस पर मुहर लगी थी। अब लेटर पैड और सरकारी दस्तावेजों पर केवल अशोक स्तंभ ही छपेगा। गहलोत सरकार की ओर से पंचायत राज चुनाव से शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता खत्म करने को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण फैसला करार दिया है। प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का फिर से अनपढ़ चुने जाने से अधिकारी मनमानी करेंगे और इसका खामियाजा प्रदेश की ग्रामीण जनता को चुकाना पड़ेगा। सरपंच या जनप्रतिनिधि बनता है तो उसकी अशिक्षा का लाभ अधिकारी उठाते हैं, लिखते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, दस्तखत होता है सरपंच का, और उसके कारण से सरपंच पर अनेक प्रकार की कठिनाइयां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए वो इतना साक्षर होना चाहिए कि क्या लिखा है फाइल में, वो दस्तखत जहां कर रहा है वो क्या कागज है, ये पढ़ सके। ऐसी अनिवार्यता, बाध्यता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की थी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों की। हाल के चुनाव में मिली हार के बाद 2019 का रण जीतने के लिए बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है और इसी सिलसिले में कल जयपुर के में 7 मोर्चा की राज्य स्तरीय कार्यशाला बुलाई गई है। कल होने वाली बैठक में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और मोर्चा के जिला अध्यक्ष बुलाए गए हैं। बैठक को संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मिश्रा संबोधित करेंगे और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल रह सकती हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव में हुई हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर भी चर्चा होगी। उनसे पूछेंगे कि भाई आपके विधानसभा चुनाव में आपके क्या अनुभव रहे और आने वाले लोकसभा के लिए उनको हमारे नेतागण दिशा निर्देश देंगे और संगठन को एक्टिव करने, मजबूत करने का काम किया जाएगा। उदयपुर पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता से बीजेपी को हार मिली है। मेघवाल ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरी सक्रियता से जुटेगी और राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करेगी। भाग्य और भविष्य किसके हाथ में दिया जाए तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के आज के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके अलावा कोई चेहरा ऐसा दिखता नहीं जो कि इस देश को आगे बढ़ा सके, विश्व में इसकी प्रतिष्ठा कायम कर सके। ऐसी स्थिति में प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सारे देश में और विशेष तौर से राजस्थान में तो बहुत ही उतावलेपन से 25 ही सीटें जीताने के लिए मन से लगेगा और मुझे उम्मीद है कि ये 25 सीटें। सियासत जब मकसद से भटक जाए, रोजी रोटी के मसले की जगह भावनाओं को उभारने लगे तो निजी आस्था भी सार्वजनिक कर दी जाती है। इन दिनों मारवाड़ में भी ऐसी ही एक चर्चा आम हो चुकी है। धर्म निजी मसला है जिस पर किसी किस्म का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, पर बात जब किसी सियासतदान की इबादत की होती है तो उसकी पूजा अर्चना भी चाक चौराहे पर चर्चा का सबब बन जाती है। राजस्थान के वक्फ और अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद के साथ भी ऐसा ही हुआ। सालेह ने जैसलमेर के पोखरण में रुद्राभिषेक क्या किया, उनकी आस्था बहस मुबाहिसे का हिस्सा बन गई। सालेह की शिवार्चना को बीजेपी के हिंदुत्व का जवाब माना जाने लगा। आप हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, यहाँ पर हमारे यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब है वो एक अपने आप में मिसाल है। और मारवाड़ का भाईचारा आज कोई भी जाति उठा के देख लो, आज हर त्योहार में पर्व के अंदर जो भाई का एक अटूट बंधन होता है, छोटे धागे का, वो रिश्ता भी बहुत बड़ा रिश्ता होता है। तो आस्था अपनी होती है। तो हम तो हमेशा बाबा रामसा पीर 36 कौम के लिए, देवी देवताएं जो है किसी एक जाति के नहीं होते हैं। सालेह मोहम्मद के मुताबिक वो हमेशा से मंदिरों में जाते रहे हैं, लिहाजा उनकी शिवार्चना को राजनीतिक लाभ हानि के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। पर किया क्या जाए,
सियासत जब मकसद से भटक जाती है तो किसी की व्यक्तिगत आस्था भी अनचाही चर्चाओं का सबब बन जाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। प्रदेश में किसानों का मुद्दा सत्ता बदलाव के बड़े कारणों में से एक था। हाड़ौती में तो लहसुन किसानों के मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई थी, लेकिन कोई हल निकलता नहीं देख इस बार किसानों ने लहसुन की खेती से ही मुंह मोड़ लिया। लहसुन की खेती से किसानों ने बनाई दूरी, बाजार और मौसम की मार से हुआ मोहभंग। जी हां, जिस लहसुन की खेती ने कभी हाड़ौती इलाके के किसानों की तकदीर बदल दी थी, उस लहसुन की खेती से अब किसान मुंह मोड़ने लगे हैं और गेहूं के साथ साथ सरसों की खेती ज्यादा की। पिछले साल जहां पूरे इलाके में 1,10,000 हेक्टेयर में लहसुन की बुआई की गई थी, वो इस साल घटकर सिर्फ 61,000 हेक्टेयर रह गई है। दरअसल पिछले 4 सालों के दौरान लहसुन को बाजार में वो भाव नहीं मिला जिसकी उम्मीद किसान लगाए बैठे थे। मुनाफा तो दूर, लागत मूल्य के लिए किसान दर दर भटकते रहे, यहाँ तक कि उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। पिछले साल तो बाजार की बेरुखी से सदमे में आए कई लहसुन किसानों ने आत्महत्या तक की भी कोशिश की। इसको लेकर पूरे प्रदेश में जमकर सियासत भी हुई, लेकिन जो असली मसला था उसका कोई हल नहीं निकला। प्रदेश में सत्ता बदल चुकी है और नई सरकार ने किसानों के हित में कर्ज माफी का बड़ा कदम भी उठाया है, लेकिन लहसुन से जुड़े किसानों के लिए नई सरकार की पोटली में क्या है, इसका इंतजार किसान अभी भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। और अब बात तुगलकी फरमान की, जो जोधपुर संभाग के जालौर निवासी जरीना बानो के लिए सुनाया गया है। दरअसल जरीना ने अपने पति की मौत के बाद दूसरा निकाह कर लिया, जो समाज को नागवार गुजरा और सामाजिक पंचों ने महिला को समाज से बहिष्कृत करने का फरमान जारी कर दिया। इतना ही नहीं, पंचों ने पीड़िता से 1,11,000 का अर्थदंड भी वसूलने के बाद अब इसके दोनों बेटियों को समाज को सौंपने का दबाव बना रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर जब पीड़िता ने भीनमाल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाही तो कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने आईजी जोधपुर रेंज संजीव कुमार से मदद की गुहार लगाई है। मैं एक बार शादी की, पहले तो वो गैस में गुजर गया था, उसके बाद मैं 6 साल बैठी रही पेड़ में, सौर्या ने पालन पोषण की दौर में दूसरी शादी की थी 2017 में। उसके बाद मेरे परिवार वाले, ससुराल वाले वो बहुत परेशान कर रहे हैं। कौन से ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं? कुंडल वाले, पहले वाले। और मेरे पापा को 6 महीने पहले, 12 महीना पहले बहिष्कार कर दिया था समाज से, और वापस 6 महीना हुआ है तो वापस 1,11,000 भर के वो वापस समाज में आया। और दूसरी बार उन्होंने कोई रसीद दी क्या आपको? रसीद 11,000 की दी, 1,11,000 रुपये भरे, 11,000 की रसीद दी। और उसके बाद अब कह रहे तुम कोर्ट कस्टडी और आगे जाने की कोशिश की तो तुमको और दंड भरेंगे और समाज बहिष्कार जाते, किसी के आऊफा पाने से बंद कर दिया हमारा। प्रदेश में आज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पहली तस्वीर दौसा की है, जहां नेशनल हाईवे 21 पर एक शव मिला जिसे किसी अज्ञात गाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया था। तो दूसरी तस्वीर भरतपुर की आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां एक ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत में 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अलवर में एक भीषण सड़क हादसे में कई लोगों को गंभीर चोट आई है। आज आग से भी प्रदेश में खूब हड़कंप मचा। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कोटा की है, जहां सब्जी मंडी क्लॉथ मार्केट की एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तो दूसरी तस्वीर झालावाड़ की रेटलाई कस्बे की है, जहां एक मकान में आग लग गई, जहां टेंट हाउस का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं राजसमंद में एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई, हालांकि किसी तरह की जनहानि वहां नहीं हुई। अब बात रण में टीम राजस्थान की। रणजी मैचेस में टीम राजस्थान ने लगातार 6ठा मुकाबला जीत लिया है और गोवा को उसी के ग्राउंड पर 10 विकेट से करारी शिकस्त दी है। ये रिपोर्ट देखिए। टीम राजस्थान का सुपरहिट शो, राजस्थान की रणजी में 6ठी जीत, गोवा को 10 विकेट से दी शिकस्त। रंग में टीम राजस्थान। रणजी ट्रॉफी में टीम राजस्थान का ड्रीम रन जारी है। टीम राजस्थान ने लगातार 6ठे मैच में गोवा को पटकनी दी।
गोवा में खेले गए मुकाबले में टीम राजस्थान ने गोवा को 10 विकेट से हराकर 7 अंक हासिल किए। टीम राजस्थान ने 8 मैचों में से 6 मैच जीता। राजस्थान ने गोवा को 10 विकेट से हराया। 44 अंकों के साथ अपने ग्रुप में टॉप पर रहा राजस्थान। गोवा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन गोवा की टीम 244 रनों पर सिमट गई। टीम राजस्थान की ओर से राहुल चाहर ने 4 विकेट लिए, तो वहीं तनवीर हक ने 2 विकेट लिए। टीम राजस्थान के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। रॉबिन बिष्ट ने 169 रनों की नाबाद पारी खेली, वहीं चेतन बिष्ट 63, महिपाल रामरोर 89 और अशोक मैनारिया ने 76 रन बनाए। टीम राजस्थान ने अपनी पहली पारी 513 रनों पर घोषित कर 269 रनों की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में भी गोवा के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके और टीम 295 रनों पर सिमट गई। हालांकि अमित वर्मा ने बल्लेबाजी में कुछ संघर्ष किया और 118 रनों की पारी खेली। टीम राजस्थान को दूसरी पारी में 26 रनों का लक्ष्य मिला, जो उसने बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। टीम राजस्थान का एलिट ग्रुप का अंतिम मुकाबला अब 7 जनवरी को त्रिपुरा के साथ होगा और उसके बाद प्रतियोगिता के नॉकआउट मुकाबले शुरू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। सर्दियों में 7 समंदर पार से आने वाले पक्षियों की वार्षिक गणना का काम 5 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस गणना से ये पता लगाया जा सकेगा कि दुनिया भर के किन देशों से यहां पक्षी आए और यहां की नदियां और झीलें इन्हें कितनी रास आ रही हैं। सर्दियों के मौसम में पूरे प्रदेश में प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट बढ़ जाती है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी आई है। ऐसे में वन विभाग पूरे प्रदेश में 5 जनवरी से इन पक्षियों की गिनती का काम शुरू कर रहा है। कोटा में भी इस कवायद को लेकर विभाग ने एक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया, जिसमें वन्य कर्मियों और पक्षी प्रेमियों को सही गिनती के गुर बताए गए। इसका जो सेंसस करने के लिए बर्ड वॉचर्स यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, उनको तरीका समझाया है कि किस तरह से ये सेंसस किया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ काउंट करके आ जाना ही सफिशेंट नहीं होता है। अगर प्रॉपरली हम करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदा होगा। क्यों, ये सिर्फ हमारे कोटा में नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे राजस्थान और पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। तो अगर हम प्रॉपर डाटा लेकर आते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा जो कोटा शहर का जो वेटलैंड्स हैं वो इंडिया में कहाँ स्टैंड कर रहा है और वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड कर रहा है। 5 जनवरी से 10 जनवरी तक चलने वाली पक्षी गणना के लिए कोटा जिले के मुकंदरा टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की रामगढ़, शेरगढ़, भैंसरोडगढ़, अभेड़ा तालाब, उम्मेदगंज पक्षी विहार, रानपुर, लखावा, अलानिया, डूगर जया और उदयपुरिया सहित 20 नदियों, तालाबों और झीलों के किनारे पक्षी गणना के पॉइंट बनाए गए हैं। इस दौरान अलग अलग दिनों में वन्यकर्मी, वन्य जीव प्रेमी और पक्षी प्रेमी सुबह से शाम तक प्रवासी और अप्रवासी पक्षियों की गणना करेंगे, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी। जिले में जितने भी वेटलैंड्स हैं उसके ऊपर विंटर जो वाटर बर्ड्स हैं, इनकी काउंटिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ 3 डिवीज़न है, टेरिटोरियल डिवीज़न है, 2 वाइल्ड लाइफ की हैं। तीनों ही डिवीज़न से स्टाफ आया है। कोटा के जो बर्ड लवर्स हैं और जो बर्डर्स हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो बर्ड्स की जो सेंसस की जाएगी और उस सेंसस से जो वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स और बर्ड्स हैं उनके प्रोटेक्शन, उनके कंजर्वेशन और उनके ऊपर जो है प्लानिंग की जाएगी। सर्दी के इस मौसम कोटा में 400 से ज्यादा प्रजातियों के हजारों पक्षी प्रवास कर रहे हैं, जिनमें कई ऐसी प्रजातियां हैं जो 7 समंदर पार से आई हैं। दूर देशों से आने वाले इन विदेशी मेहमानों के प्रति संरक्षण का माहौल बनाने के लिए वन विभाग की ये पहल बेहद सराहनीय है। न्यूज 18 के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां श्रद्धालु कई तरह की बीमारियों से छुटकारा पाने का दावा करते हैं। ये आस्था है या अंधविश्वास? ये रिपोर्ट देखिए।
बोल खगड़िया श्याम की जय। बस चेहरा पाइप से सटाओ और घातक से घातक बीमारी से छुटकारा पाओ। सुनकर और देखकर हैरानी जरूर होती है, लेकिन यहाँ हर इलाज का एक ही तरीका है। कोई भी मरीज हो, कैसी भी बीमारी हो, बस नाग देवता वाली इस दीवार के पास बैठ जाइए, इस पाइप को अपने शरीर से सटाइए और हर बीमारी से छुटकारा पाइए। अब आस्था है या अंधविश्वास ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा से 18 किलोमीटर दूर श्री खालदेव जी के इस प्राचीन मंदिर में इलाज का तरीका बस यही है। यहाँ नाग देवता की पूजा की जाती है, लेकिन दूसरे प्राचीन मंदिरों से अलग आस्था के नाम पर इस मंदिर के चमत्कारी होने का दावा भी किया जाता है। दावा ये किया जाता है कि यहाँ कई तरह की बीमारियों के साथ साथ कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है। इस मंदिर में इलाज का तरीका ये है कि नाग देवता की प्रतिमा से 2 फीट लंबी नली में श्रद्धालु अपना चेहरा सटाते हैं और बीमारियों से छुटकारा पाने का दावा करते हैं। फिर अहमदाबाद गया, फिर कैंसर बताया, फिर मैं यहाँ आके 8 दिन हो गए, आज मैं आराम है, रोटी खा रहा हूँ। कि लोग बाग यहाँ पे इस नाम से ही सही हो जाते हैं। लगभग कहीं कुछ फोड़ा फुंसी होता है, कैंसर होता है, चाहे 100 किलोमीटर दूर हो, लेकिन वो यहाँ के नाम की जेवड़ी बांध देता है। या सांप काटा वो 50 किलोमीटर दूर हो, 100 किलोमीटर कहीं से दूर हो, वहाँ की जेवड़ी बांध देगा तो उसको वहीं से आराम महसूस हो जाता है। आस्था और अंधविश्वास के बीच बेहद बारीक लकीर है। यही वजह है कब आस्था अंधविश्वास में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। जरा सोचिए, कैंसर जैसी बीमारी से जहां डॉक्टर भी हार जाते हैं, तो ऐसी लाइलाज बीमारी का भला एक पाइप में सिर सटाने से इलाज कैसे हो सकता है। ये मंदिर काफी प्राचीन बताया जाता है, लेकिन नाग देवता की प्रतिमा में पाइप किसने लगाई, इसका जवाब किसी के पास नहीं। हाँ, जो यहाँ इलाज कराने आता है वो चमत्कार का दावा जरूर करता है। यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, जंदार खाए हुए आते हैं, सांप काटे हुए आते हैं, तो हर 2 घंटे में आदमी रेडी होता है। 2 घंटे में कंप्लीट होके चल सकता है वो। शुरू से ये सुनता है, मतलब कोई जहरीला जानवर वगैरह काट वगैरह लेता है तो ये आता है तो ठीक हो जाता है। हेलो, 1 मिनट। कुछ लोग ऐसे भी आए जिनको कैंसर वगैरह की भी ठीक हुई है। आस्था के नाम पर चमत्कार के ऐसे तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये कहना मुश्किल है। ऐसे में श्री खालदेव जी मंदिर में आस्था के नाम पर बीमारियों का इलाज अंधविश्वास है, चमत्कार ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, पाइप से इलाज कराने वालों का तांता यहाँ जरूर लगा रहता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंद्रड़ा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करौली की करेंगे, जहां मंचलों को सबक सिखाने के लिए लेडी सिंघम ब्रिगेड मुस्तैद की गई है, जो कहीं किसी भी वक्त मंचलों की मरम्मत करने पल भर में पहुंच जाएगी। देखिए रिपोर्ट। अब मंचलों की खैर नहीं, मंचलों की होगी मरम्मत। लेडी सिंघम सिखाएंगी सबक। आ गई स्कूटी वाली लेडी सिंघम, अब अपराध पर लगेगी लगाम। जी हां, अगर आप करौली में रहते हैं तो सावधान हो जाइए। राह चलते किसी मंचले ने कोई भी गलत हरकत की या किसी लड़की से छेड़खानी की कोशिश की तो स्कूटी पर सवार ये लेडी सिंघम ब्रिगेड अब ऐसे मंचलों की सड़क पर ही मरम्मत कर उनको सबक सिखाएंगे। पुलिस का ये नया लेडी अवतार महिलाओं और बेटियों के लिए हिम्मत और सुरक्षा की गारंटी है। ये स्कूटी महिला सुरक्षा को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा शहरी क्षेत्रों में गश्त करने के लिए विशेष रूप से ये डिज़ाइन की गई स्कूटियां हैं, जिनको कस्टमाइज वे में तैयार किया गया है, जिनमें सायरन, लाइटें और इनके इमरजेंसी में बात करने के लिए इनके सेट और पीआर सिस्टम इनमें इंस्टॉल कराया गया है। तो कहीं भी जहां ऐसे इलाके हैं जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कोई दिक्कत है या इवनिंग के टाइम में जिस तरह ईव टीचिंग की समस्याएं आती हैं, तो वहाँ पे ये महिला कांस्टेबल्स हमारी गश्त करेंगे। तो शाम के समय जो मंचले महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं उसमें रोकथाम के लिए प्रयास किया जाए। मंचलों और क्राइम पर लगाम लगाने के लिए इस महिला ब्रिगेड को हाईटेक स्कूटी दी गई है।
एक स्कूटी पर 2 महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं। स्कूटी पर लाउडस्पीकर, पुलिस सायरन, पुलिस की फ्लैश लाइट लगाई गई है। महिला अपराध रोकेगी स्कूटी वाली सिंघम। राह चलते मंचलों को सबक सिखाएंगी। शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाएंगी और इसके साथ ही ट्रैफिक कंट्रोल में भी मदद करेंगी। ये स्कूटी सवार लेडी सिंघम ब्रिगेड ज्यादातर शिक्षण संस्थानों के पास तैनात रहेगी, जो छात्राओं से छेड़खानी करने वाले मंचलों की मरम्मत करेंगी। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को कंट्रोल करने के लिए इनसे बदस्तूर गश्तें करेंगी और मंचलों पर विशेष निगरानी रखेंगी, जिससे कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाया जा सके। सरकार और पुलिस की ये पहल सराहनीय है। इससे न सिर्फ मंचलों में लेडी सिंघम का भय रहेगा, बल्कि लड़कियां और महिलाएं भी खुद को ज्यादा महफूज महसूस करेंगी। सरकार ने एक अच्छी पहल की है, लेकिन देखना यह है ये कितनी कारगर होती है। लेकिन सरकार ने नववर्ष पर आधुनिक उपकरणों से लैस महिला सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर ये दिखा दिया है कि वह महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए कितना गंभीर है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए, करौली। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।